इन सारे सब्जेक्ट में अगर किसी सब्जेक्ट को फाउंडेशनल माना जाए तो नो डाउट इट्स जियोग्राफी। जियोग्राफी हमें हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए, और साथ में हम प्रॉपर वे से उसको अप्लाई कर सके उस नॉलेज को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। सो जियोग्राफी का अगर मेन पर्पस आप देखो, ये किसी भी प्लेस को लोकेट करने में मदद करता है। प्लेस का मतलब मान लीजिए कोई कंट्री है, वहां पे रहने वाला रिसोर्स, आई मीन इंक्लूडिंग ह्यूमन नॉन ह्यूमन, इन सभी का कैसे इस्तेमाल करना है एज पर लोकेशन, उन सभी को समझने के लिए जियोग्राफी एक मेजर रोल प्ले करता है। और जियोग्राफी को समझने के लिए, जियोग्राफी आई मीन अगर लोकेशन प्लेसेस को समझना है तो हमें उन इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस को समझना पड़ता है जो हमारे पर्टिकुलर किसी एक रीजन को, किसी एक प्लेस को डिफाइन करने में मदद करता है, और वो रेफरेंसेस हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। सो गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई वगैरह अच्छा चल रहा होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी क्लास 9, जियोग्राफी क्लास 9। इससे पहले कि हम लोग एग्जैक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम उन रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम वी नो कि इनके बारे में हम अवेयर हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हम लोग इसमें समझेंगे एग्जैक्टली ये बने कैसे, ताकि इस टॉपिक को लेकर क्लियर विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में बिल्ड हो सके। तो किसी भी पैरामीटर को बिल्ड करना है, यानी कि वो पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम चीजों को मेजर करते हैं या चीजों को लोकेट करते हैं, तो वो एक ऐसा रेफरेंस होना चाहिए जो कभी जल्दी चेंज ना हो, ऑलमोस्ट वो यूनिक होना चाहिए अपने में ही। तो हम लोगों ने दो चीजें यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, हमें अर्थ को प्रॉपर वे से डिफाइन करने के लिए, ताकि ग्रिड पैटर्न में उसको कन्वर्ट कर सके। बेसिकली अगर हम लोग एक लाइन से तो हम डिफाइन नहीं कर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक इस बोर्ड पे एक आप 10 सेंटीमीटर एबव एक लाइन बनाओ, तो 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसके ऊपर 10 क्या मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, तो वो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो मुझे एक और रेफरेंस देना पड़ेगा, एक और रेफरेंस की मान लीजिए आप एंड से, बोर्ड के एंड से जो है वो 60 सेंटीमीटर दूरी पे हो, तो फिर ये जो है यहीं पे मैच करेगा। सो देयर इज एग्जैक्ट लोकेशन, फॉर एग्जैक्ट लोकेशन तो एक ग्रिड पैटर्न हमें चाहिए, तो दो तरीके का लाइन चाहिए, दैट इज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इनको डिफाइन कैसे किया गया, इनको कैसे बनाया गया, हमें उसको पहले समझना है। इसके लिए हम लोग दो रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है, एक तो वो रिवॉल्व करता है ना, रिवॉल्व करता है अराउंड दी सन। एक सेकेंड, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है। एक हमारा अर्थ जो है एक रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और दूसरा अर्थ अपने आप में क्या करता है, रोटेट करता है। तो एक तो हो गया रिवोल्यूशन, और एक अर्थ का हो गया रोटेशन। तो हमने दो कंसेप्ट लिए, दो रेफरेंस लिए। सबसे पहला हमने रेफरेंस लिया, मान लीजिए रिवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने अर्थ पे थोड़ा कुछ बातें ऑब्जर्व किया। अर्थ पे ऑब्जर्व किया क्या, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। हमने अर्थ पे क्या ऑब्जर्व किया कि अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे सन का डायरेक्ट रेस पड़ रहा है। साल में कोई एक ऐसा दिन है जो पर्टिकुलर लोकेशन पे सन का डायरेक्ट रेस पड़ रहा है। तो मान लीजिए एक लोकेशन ये था। अब ये डायरेक्ट रेस को कैसे आप कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि अगर अभी के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंपल वे से आप कोई एक मिरर रख दो अर्थ सरफेस पे, वहां से जो लाइट आ रहा है उसका जो ट्रांसफर होगा समझ में आ जाएगा। अगर ये किसी एंगल पे आ रहा है, इसका मतलब ये स्लैंट रेस है। अगर डायरेक्ट रे आया, कोई किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट रेस है। तो इससे हमें पता चल गया कि कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट रेस पड़ रहा है, कुछ लोकेशंस ऐसे हैं
जहां पे डायरेक्ट रेस पड़ रहा है। तो पहला हमने रेफरेंस ये ले लिया डायरेक्ट रेस का, अर्थ को उठा के हमने बाहर रखा। उसके बाद फिर हम इनके नाम रखे। नाम कैसे रखे इसको भी समझ लीजिए। अर्थ जिस जगह पे है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, अगर उस लोकेशन को ऑब्जर्व करोगे, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, तो आप पीछे का बोर्ड देख सकते हो इसी वजह से। इसी तरीके से अर्थ जहां पे, इसके पीछे जो एक कंस्टिलेशन यानी कि तारों का समूह होगा, ऐसे तारों का समूह होगा, उसके बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया कि ये जो ऊपर वाला लाइन है इसका नाम रख दिया गया कैंसर। दैट इज ट्रॉपिक का मतलब होता है लेवल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वो लाइन था जो पूरी तरीके से 2 बार ऐसा टाइम था जहां पे अर्थ को इक्वल डिवाइड, मतलब डायरेक्ट रेस जो है इसके मिड पे पड़ रहा था, इसको नाम रख दिया गया इक्वेटर, और एक का नाम रख दिया गया कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? पहला रेफरेंस हमें ये मिल गया। हमने क्या किया, रोटेशन यानी ये वाला लाइन के हेल्प से इस लाइन यानी कि जो अर्थ को रोटेट करा रहा है, जिसके अराउंड, जिस एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट हो रहा है, हमने क्या किया, उस लाइन का इस्तेमाल करके इन लाइंस को हमने ये पता कर लिया, यानी कि ये जो लोकेशंस हैं जहां पे डायरेक्ट रेस पड़ रहा है, ये इनको जो है हमने लोकेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एंगल। कैसे बनाया, अब इसको आप थोड़ा समझो। हमने क्या किया, अपना अर्थ का मान लीजिए सिंपल फिगर, और इसको हमने मान लिया कि अर्थ का जो लाइन है वो सीधे है। ऐसा है नहीं, अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं। ये हमारा अर्थ सरफेस बन रहा है, ये आपका इक्वेटर लाइन है। इसको अगर हम लोग मिड से पास कराएं तो ये लाइन है जहां से इक्वेटर जहां से पास हो रहा है। ठीक, ठीक है। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, नाउ यू कैन फील कि अर्थ हमारा क्या है, मींस पूरा सर्कुलर फॉर्म में। अब इसको बनाया कैसे गया, एंगल कैसे दिया गया, अब इसको समझो। हमें पता है कि हमारा प्रोक्टर होता है, प्रोटेक्टर, जिससे एंगल मेजर करते हैं, और ये पॉइंट ऐसा है जहां पे 0 डिग्री है। इसके बाद 0 डिग्री यहां पे, और यहां पे होगा आपका 90 डिग्री, ऐसे ही होगा। हमें बस इसका रेफरेंस चेंज कर, मतलब कि किस तरीके से इसको प्लेस करना है, बस इसको समझना है। हमने क्या किया, इसको ऐसे उठाया और ऐसे लाके रख दिया। ठीक है, ऐसे उठाया, ऐसे लाके रख दिया। ये मान लीजिए हमारा प्रोटेक्टर है। तो मान लीजिए हमें मेजर करना है इसका एंगल, तो हमें पता चला कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशन मिला, इट्स 23.5 डिग्री। तो हमने पूरे अर्थ के सरफेस पे 23.5 डिग्री जो है लोकेट कर दिया। फिर फाइनली उन लाइंस को हमने मिला दिया, और इस तरह से हमें लाइन मिल गया। इसी तरह से आगे का भी अगर हमें मिलाना है तो ये आगे भी ऐसे मिल जाएगा, नीचे भी ऐसे फॉर्म करना है, नीचे भी आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे नीचे आप रख दोगे, ये मिल जाएगा। दूसरा लाइन हमें, ये हमारा क्या हो गया, इसका नाम रखा गया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा बना लैटिट्यूड। ना अगर खास बात देखो लैटिट्यूड में, तो जो इक्वेटर है जिसके कारण अर्थ को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हाफ,
बट अगर मान लीजिए आप कैंसर वाले लैटिट्यूड से कट कर रहे हो तो इक्वल पार्ट में नहीं है। तो अगर लैटिट्यूड का देखा जाए तो ओनली इक्वेटर ही अर्थ को इक्वल डिवाइड कर सकता है। दैट इज द रीजन अर्थ को हमने इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐसे कर दिया कि ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि दो पार्ट में कन्वर्ट करता है ये हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। ये लैटिट्यूड के बेसिस पे एक लाइन, लेकिन हमें चाहिए दो लाइन ताकि ग्रिड के पैटर्न में हम बना सके। तो दूसरा लाइन हमने मेजर किया जिसको हमने एक 0 डिग्री एंगल कहा गया। ये इसको एक लाइन हमने इसको मान लिया ये 0 डिग्री है, इसको बोला गया प्राइम मेरिडियन। ना मेरिडियन का मतलब होता है मिड। और मिड क्यों? अगर आप देखोगे तो किसी भी, जैसे एक सेब है, आप एक बार ऐसे कट करो तो भी इक्वल पार्ट हो गया, फिर से जोड़ दो, इधर ऐसे करके ऐसे कट करो तो भी इक्वल पार्ट होगा। तो ऐसे कई जितने भी ये लाइन होंगे ऐसे इस तरह से, ये सारे के सारे इक्वल, तो इनको मिड बोला जाता है, मिड लाइन। लेकिन उनमें जो सबसे प्राइम या सबसे मुख्य था वो था जो ग्रीनविच मीन टाइम से पास होता था। ग्रीनविच मीन टाइम। और ये कैसे डिसाइड हुआ? बेसिकली ये इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में है, कहां पे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और उस टाइम पे इंग्लैंड का पूरे वर्ल्ड में राज था, तो इन्होंने बोला कि ये जो लाइन पास हो रहा है मेरे यहां से, इसको 0 डिग्री मानेंगे। तो इस तरह से अर्थ हमारा इसके ऊपर एक लाइन कंसीडर किया गया जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ठीक है, नाउ हम लोग इस चीज से फेमिलियर हैं। ये हमारा अंदर का जो लाइन इक्वेटर से पास हो रहा है, ये हमारा अंदर का है। इसके अलावा ये वो लाइन है जिसको थोड़ा सा 3D टच दे रहा है ना। अब हमें अलग अलग लाइंस को डिसाइड करना था। वो कैसे डिसाइड किए? हमने क्या किया, इसी प्रोटेक्टर को ऐसे रखा, इस प्रोटेक्टर को हमने इस तरह से रखा कि ये जो लाइन एंगल है, आई मीन ये 0 डिग्री लाइन बने, और यहां से ये लाइन, अब मुझे 5 डिग्री का लाइन बनाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 डिग्री का लाइन जो इसको टच करेगा। ऐसे करते करते ये इस साइड से 0 डिग्री से जो पीछे वाला लाइन बन रहा है वो कितना है इसका एंगल? ये 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री। क्लियर? इस तरह से हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बना। इसको जब हम लोग एक मैप में रखते हैं तो यही ग्रिड पैटर्न में दिखता है। इसको जब हम लोग मैप पे रखते हैं, ये मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, इसी को हमने क्या किया, ग्रिड पैटर्न में दिखा दिया। तो यहां पे सारे पूरे वर्ल्ड मैप को जब हमने एक फ्लैट सरफेस पे इसको बनाया, तो एक लाइन जो ग्रीनविच मीन टाइम से पास हो रहा था, दैट इज 0 डिग्री, उसको हमने रेफरेंस मान लिया, यहां पे बनाना चाहिए, ठीक है, जो इंग्लैंड से पास हो रहा है। ठीक है, इसके इधर की जो चीजें हैं वो ईस्ट हुआ, इसके इधर की चीजें वेस्ट हुआ। और इसी तरह से एक लाइन बना इक्वेटर वाला जो पूरे अर्थ सरफेस पे पास हो रहा था, अर्थ सरफेस पे पास हो रहा था, दैट इज इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ।
इस तरह से हमारा जो है लोकेशन डिफाइन करने के लिए एक पैटर्न बन गया, एक ग्रिड पैटर्न हमने फॉर्म कर लिया जो कि थियोरेटिकल है, इमेजिनरी है, ताकि हम लोग किसी भी जगह को लोकेट कर सके। तो अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया कहाँ पे, ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया दैट इज नॉर्थ में है, ईस्ट डायरेक्शन में है ना। तो अब हम लोग अपने इंडिया के साइज और लोकेशन को डिफाइन करते हैं, जो हमारा मेन चैप्टर है उस पे डिस्कस करते हैं। इसको मिटाते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसके पहले कि मैं इसको मिटाऊं, ये चीज आप इसका वीडियो भी देख सकते हो, बट जब हम लोग कोई चीज किसी एक क्रिएशन का वीडियो देखते हैं तो हमारा माइंड उस पर प्रोसेस नहीं करता है। हमारा माइंड जितना ज्यादा प्रोसेस करेगा उतना ही बेहतर तरीके से हम चीजों को समझ पाएंगे, उसके हिसाब से हमारा माइंड वर्क करेगा। तो दैट इज द रीजन मैं इसका वीडियो सेपरेटली इसका एक एनिमेशन लगा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता हूँ ताकि इस पे आपका माइंड वर्क करे कि कैसे चीजें जो है अपने माइंड से कि चीजों को कैसे विजुअलाइज करना है। क्योंकि जो छोटी मोटी चीजें वो तो चलो ठीक है, लेकिन जहां पे आएगी ऐसे विजुअलाइजेशन का, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है ना, ऐसी चीजों में आपका माइंड फिर फेल होने लगेगा। फिर वो जो चीजें क्लियर कट दिखता रहेगा आप उस पर जाते जाओगे, तो वहां से कभी भी इनोवेशन नहीं हो सकता है। इनोवेशन के लिए आपका माइंड जो है प्रॉपर वे से प्रोसेस करना चाहिए। दैट इज द रीजन मैंने इसको सिंपल बना के बताया। इसको मिटाते हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि अर्थ के ऊपर हमने कई सारे हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखे हैं, उनमें से रेफरेंस पॉइंट जो है वो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वो लाइंस है जहां पे डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। इसके अलावा जो है इसको हम लोगों ने ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रखा है हेमिस्फेयर को अर्थ के। तो ये सारे रेफरेंस हमें जो है मिल चुके हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियाज साइज एंड लोकेशन। तो पहले लोकेशन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो समवेयर यहां पर है। मींस अगर हेमिस्फेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया हमारा नॉर्थ और ईस्ट पोर्शन में है, अर्थ के नॉर्थ और ईस्ट में है, हेमिस्फेयर से नॉर्थ और ईस्ट साइड में है, जो हमने रेफरेंस ले रखा था। दैट इज द प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस से और इक्वेटर के रेफरेंस से। अगर इसको हम थोड़ा सा पिक्चर बड़ा बनाए तो फिर समथिंग लाइक दिस, ये हमारा प्यारा सा भारत है। नाउ ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है। हमें पता है हमारा इंडिया कहां पे है। इसी पिक्चर को हमने क्या किया है, थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो इंडिया का जो लोकेशन है इन्हीं एंगल्स के पॉइंट जो हमें अभी जो हमारा इंफॉर्मेशन पता है, एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये जो यहां का जो लैटिट्यूड था, नीचे इक्वेटर होगा, इक्वेटर से ऊपर एक लैटिट्यूड मिला जिसका एंगल मिला मुझे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ के साइड में ऐसे जा रहा है। और यहां पर आके देखा हमने कि ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये सारे डेटा आप क्रॉस चेक करोगे बुक में, क्योंकि डेटा वगैरह थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। तो ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स है। ऐसे ही करते करते लैटिट्यूड्स मूव करे तो हमें ये भी मिला कि ओहो, इंडिया से तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, जो लगभग इंडिया को हाफ डिवाइड कर रहा है। नाउ ये कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री। क्या होगा ये, नॉर्थ। हमें ये भी पता चला। हमने इसका
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखा तो पता चला कि ये यहां पे जो टच कर रहा है गुजरात वाले में, ये लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट साइड में, क्योंकि इधर पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर ईस्ट, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले गए तो हमें यहां पे मिला समवेयर अराउंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगेन मैं कह रहा हूं ये सारे डेटा आप बुक पे चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे। क्लियर है? गुड। ओके, इसका हमें लेंथ समझ में आया कि हम लोग अगर पहले क्या था कि ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसके पहले जो है इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, लेकिन 2004 में सुनामी के कारण ये जो है खत्म हो गया था। अगर हम लोग लैंड सरफेस से ये कंटिन्यूस ऐसे चलते चले गए तो हमें पता चला कि हमारा जो इंडिया का एक्सटेंड है, लॉन्ग एक्सटेंड जो है, आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है इंडिया का, समवेयर 3214 किलोमीटर। आप अगेन बुक पे चेक करोगे, मीन्स एक व्यक्ति यहां से ऐसे चलते चला गया, उसको पता चला कि ये लगभग 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर वो इस तरह से मूव किया, इस एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स इनको कवर किया, तो इसको पता चला कि ये लगभग 2933 किलोमीटर है। यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड इंडिया का, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड जो है लगभग 2933 किलोमीटर है, और वर्टिकल एक्सटेंड इंडिया का जो लैंड सरफेस पे है 3214 किलोमीटर। गुड। हमने इसके एरिया को, यानी कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है, हमने इसके एरिया को भी मेजर करने की कोशिश किया। हमें पता चला कि इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर कर रहा है। तो मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ये पता होना चाहिए। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया पूरा मिला के है। और इसको एक बार जब हमने वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया तो ये पता चला कि ये वर्ल्ड का इट्स जस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स, दुनिया का जो लैंड सरफेस जितना भी है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। ठीक है, वेरी गुड। हमारे जो इंडिया का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से कि यहां पर ओशन है, आई मीन सी है, इधर आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी, यहां पे आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और यहां पे आपका है इंडियन, नीचे आपका है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो हमारा कुछ कोस्टल एरियाज है और कुछ लैंड बाउंड्री। तो अगर हमने, जैसे ये आपका जो कोस्टल एरिया बाउंड्री हो गई, ये भी एक बाउंड्री है जो हमारे लैंड सरफेस को डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे जो बाउंड्री ओशन से टच कर रहे हैं वो हमारे अंडमान निकोबार में भी है, जो हमारे आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये आइलैंड्स, इन सबको डिस्टेंस किया गया, डिस्टेंस मेजर किया गया, तो हमें पता चला कि जो हमारा कोस्टल बाउंड्री है, टोटल कोस्टल बाउंड्री, वो लगभग समवेयर अराउंड 7515.16 किलोमीटर समथिंग। आप एक बार क्रॉस चेक करोगे ये डेटा, ठीक है। वहीं हम लोगों ने ये फिगर आउट किया कि ये जो लैंड सरफेस वाला बाउंड्री है, लैंड सरफेस वाला, इसको मेजर किया गया, तो लैंड सरफेस बाउंड्री, ये सारे के सारे लैंड सरफेस बाउंड्री है, ये पूरा लेंथ कवर किया गया। तो जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर। अगेन ये क्रॉस चेक करोगे, ये क्रॉस चेक करोगे बुक में, तो ये हमारा इंडिया का साइज
और लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चल गया। ठीक है, बेसिक बात। नाउ कुछ टेक्निकल बातों पे आते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, है ना, इस साइड वाला थोड़ा सा मिटा दूं, फिर थोड़ा सा टेक्निकल बात डिस्कस करते हैं। टेक्निकल बात से पहले एक बेसिक बात कि इंडिया में जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स नॉर्थ में स्पेशली यहाँ पे, ये माउंटेन्स इस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, जो कि नॉर्थ में बहुत ज्यादा वाइड है और ये आगे जाके नैरो हो जाते हैं। तो आगे जाके ये क्या हो जाते हैं, नैरो। इट्स अ वाइड, दैट इज हिमालय। ये नाउ थोड़ा सा टेक्निकल बात पे आते हैं। टेक्निकल बात आप सोचो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया को लगभग ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड कर रहा है, हाफ डिवीजन इंडिया को हाफ में डिवाइड कर। ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से समझ में क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये समझ में आता है, इट गिव्स अस आइडिया कि ये वो पॉइंट है जहां पे डायरेक्ट रेज ऑफ सन जो है इंसिडेंट होता है, पड़ता है। ये वो आइडिया दे रहा है ना। आप इसको समझो ऐसे, ये मान लीजिए हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, ये रेज है, ये रेज है जो कि यानी कि ऊपर वाला जो सरफेस होगा वो स्लैंट रेज गेन कर रहा होगा। तो ये स्लैंट रेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। स्लैंट रेज, डायरेक्ट रेज तो समझ में आया। स्लैंट रेज पढ़ने का मान लीजिए पहला रेज यहां पे पड़ा, दूसरा यहां पे, ऐसे करते करते ऐसे कई सारे रेज पड़े। तो इसके कारण जो है टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होगा, हीट यहां पे ज्यादा होगा, मोर, और जो ये वाला लोकेशन होगा हीट यहां पे होगा लेस, हीट लेस। इसी डिफरेंस के कारण डिफरेंस कॉजेस सीजन। इसी के कारण सीजन होता है, क्योंकि इसमें डे एंड नाइट का डिफरेंस होने लगता है। कभी डे ज्यादा लंबा होने लगता है, डे एंड नाइट का डिफरेंस होने लगता है। अब अगर यही हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अंदर चलते चले जाएंगे तो स्लैंट रेज मींस रेज ऐसे पड़ने के बजाय हमारे अर्थ सरफेस पे रेज जो है डायरेक्ट पड़ने लगेगा, डायरेक्ट पड़ने लगेगा इस तरह से, इस तरह से। तो अगर हम लोग कन्याकुमारी की बात करें, कन्याकुमारी ये नियर इक्वेटर है, नियर इक्वेटर, तो ज्यादातर यहां पे डायरेक्ट रेज पड़ेंगे, मींस मोस्टली या ऐसे कह लो ऑलमोस्ट डायरेक्ट रेज, जिसके कारण सीजनल वेरिएशन ना के बराबर, मतलब बहुत लेस होगा, सीजनल वेरिएशन लेस, बहुत ही कम। पहला टेक्निकल बात क्लियर है बात, हमने एक रेफरेंस ये लिया। दूसरे टेक्निकल बात पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। हमें ये समझ में आ गया जो इस पर्टिकुलर हमारे इंडिया का जो लोकेशन है उसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है सीजनल डिफरेंस के कारण। यहाँ पे यानी कि इस वाले लोकेशन पे आपके सीजन, ठंड, गर्मी, इस तरीके की बहुत सारे सीजनल डे, आप जितने नीचे चलते चले जाओगे आपको एक ही तरह का जो है सीजन देखने को मिलेगा। मीन्स मान लीजिए टेम्परेचर का वेरिएशन, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना वेरिएशन होता है, जैसे अभी गर्मी के मौसम में टेम्परेचर पहुंच जाता है मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, और ठंड में ऑलमोस्ट लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेरिएशन है ह्यूज। और वहीं आप साउथ में चलते चले जाएंगे, नीचे एकदम पहुंच जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन, मान लीजिए ठंड का मौसम जो हम लोग फील करते हैं उसमें रहेगा वो भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, और बहुत ज्यादा जब गर्मी का सीजन रहेगा वो भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस के ही आसपास में रहेगा। तो एक तरह से आपको सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। पहला टेक्निकल बात हमने डिस्कस कर लिया। एक दूसरा टेक्निकल बात डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा टेक्निकल बात यह है कि जो हमारा इंडिया का हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड को अगर आप फोकस करो यहां से यहां तक का, तो ये लगभग ऑलमोस्ट 30 डिग्री का
हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड शो करता है ना। इससे फर्क क्या पड़ता है? हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड ना, इससे फर्क क्या पड़ता है, इसको समझना है। अर्थ जो है रोटेट होता है, ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अर्थ जब रोटेट करता है तो डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट होता है। जिस साइड में सन रहेगा उस साइड में डे, और अपोजिट साइड में नाइट। ये बेसिक बात हमें पता है। तो मैं कह दूं कि जब अर्थ कंप्लीट रोटेशन, यानी कि जब 360 डिग्री रोटेट करता है, 360 डिग्री रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन का मतलब 360 डिग्री रोटेशन, तो हमारे अर्थ पे उस टाइम पे 24 आवर पास होता है। ये होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं, जरा इसमें थोड़ा सा मैथ करते हैं। तो 6 into 4 कर सकते हैं, 6 into 4 आवर, ये हो जाएगा 6 and 15, यानी कि 15 डिग्री रोटेशन होने पे, थोड़ा सा भी अगर 15 डिग्री आगे बढ़ा तो 1 घंटे का वेरिएशन आ जाएगा, 1 आवर वेरिएशन। बेसिक मैथ आप कर लेना। मींस हमारे कंट्री में 30 डिग्री रोटेशन यानी कि 2 आवर्स का वेरिएशन इन इंडिया, वेरिएशन इन इंडिया। जैसे जो व्यक्ति यहां पर है, जो व्यक्ति यहां पर है, उसके लिए सुबह का जो 6 बज रहा है, सुबह का जो 6 बज रहा है, मान लीजिए 6 मॉर्निंग है, 6 AM मॉर्निंग, सेम टाइम पे इस व्यक्ति के लिए यहां पर समवेयर अराउंड 4 AM मॉर्निंग होगा। तो ये क्रिएट कर रहा था टाइम कंफ्यूजन, दिस क्रिएट टाइम कंफ्यूजन। इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ताकि इंश्योर कर सके थ्रू आउट द कंट्री एक टाइम, जो थ्रू आउट द मतलब यहां पे जो व्यक्ति है, अगर इसके घड़ी में भी 6 बज रहा है एट द सेम टाइम, इस वाले व्यक्ति के वॉच में भी 6 ही बजेगा। बस डिफरेंस ये है कि जैसे इसका मॉर्निंग की जो फीलिंग है वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी, ये इसका बाद में हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, हमने इस में से इसको माइनस किया यानी 30 डिग्री, और डिवाइड करके यानी कि ऐड कर दिया, यानी 68 को आप 68 डिग्री को लगभग 15 डिग्री से आप ऐड करोगे तो आप पाओगे 82.5 डिग्री एग्जैक्टली जब जाओगे 82। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, टू अवॉइड द कंफ्यूजन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक लॉन्गिट्यूड हमने डिसाइड किया, जिसको बोलते हैं इंडियन, ये लाइन हुआ हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अगर आप इसको बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जो कि 82.5 डिग्री है, जो कि पास होता है मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहां पे? मिर्जापुर कहां पे है? कालीन भैया जहां रहते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमने क्या किया, अपने इंडिया का एक यूनिक टाइम डिसाइड कर लिया कि यहां का टाइम लगभग सेम होगा। क्लियर है यहां पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? आई होप ये समझ में आया होगा। दैट्स द सेकंड टेक्निकल बात था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया एंड वर्ल्ड, इसको समझते हैं। इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेसिकली 2 चीज बनाएंगे, एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे और एक इंडिया का मैप, ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे। आजकल बहुत गलतियां मैं करने लगा हूं, ठीक है।
नाउ इंडिया का अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखा जाए तो इंडिया हमारा, एक और छोटा सा मैप बना ही दे रहा हूं इंडिया का, थोड़ा सा और हेल्प करेगा हमें समझने में। चिंता मत करना, आप लोग भी आसानी से बनाने लगोगे, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक बताता हूँ मैप बना के। ना इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक तो एशिया में है। कहां पे है? एशिया में। एशिया के साउथ में है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में, जो एक तरह से कनेक्ट करता है ईस्ट और वेस्ट एशिया को। पहला चीज एशिया, वेस्ट एशिया को। तो दूसरी बात, इंडिया का जो पेनिनसुला स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, दैट इज दिस पोर्शन, इंडियन पेनिनसुला। ना सबसे पहले पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो लोकेशन होता है, वो लैंड सरफेस होता है, लैंड सरफेस जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हो, वाटर एनक्लोज। ठीक है, तीन साइड से वाटर। तो जैसे हमारा ये इंडिया है, यहां पे आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन सी, हद है यार, ये हमारा अरेबियन सी, ये हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये है हमारा इंडियन ओशियन। एंशिएंट टाइम में इंडिया का डोमिनेशन बहुत था। I mean, अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के साथ वेल कनेक्टेड था। पहले तो लैंड सरफेस के थ्रू पूरे एशिया से कनेक्टेड था। यहां से इधर अफ्रीका में भी जा सकते थे, है ना, पूरे इधर वाले सरफेस में कनेक्टेड है लैंड सरफेस के थ्रू। लैंड सरफेस के थ्रू तो कनेक्टेड तो है ही, चलो ये तो अपनी जगह है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि सी कनेक्शन भी इनका बेहतर था। सी कनेक्शन, सी रूट हमारा, पहले सी रूट जो है आप अफ्रीका पहुंच सकते हो, अमेरिका पहुंच सकते हो। अर्लियर जो ट्रेड रूट होता था वो इस तरह से होता था, यानी थ्रू आउट दी अफ्रीका। यहां पर एक बनाया गया सुएज कैनाल, जो आई थिंक 1889 में बना है, क्रॉस चेक करोगे आप ये डेटा। 1889 में इसने क्या किया, सुएज कैनाल ने रिड्यूस ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, लगभग 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस से। पहले क्या था, पहले ये वाला रूट फॉलो करते थे, अब जो है आसानी से इस रूट से आ जा सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए इंडिया पहुंचा जा सकता है। नाउ इंडिया पहुंचने का रीजन क्या था? उस टाइम पे इकोनॉमिकली इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड एक्सपोर्टर एक तरह से था, वर्ल्ड एक्सपोर्टर। गुड्स तो एक्सपोर्ट हुए ही, गुड्स वगैरह, गुड्स जैसे कि आपने मसाला सुना होगा, मसाला, सिल्क, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। इवन हमारे कल्चर भी एक्सपोर्ट हुए। कल्चर में आप रामायणा ले लीजिए, रामायणा, उपनिषद, डेसिमल सिस्टम हमारा स्टडी, डेसिमल सिस्टम, ये सारा चीज एक्सपोर्ट हुआ पूरे अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। किसके थ्रू हो रहा है? लैंड रूट एंड सी रूट के थ्रू। सो इंडिया वॉज वेल कनेक्टेड, और यही कारण था कि हम लोग इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। और ये आप देख सकते हो, इंडियन ओशियन नाम ऐसे ही नहीं पड़ा था, इट इज शोइंग दैट द इंडियाज डोमिनेंट। ये नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया के डोमिनेंस को शो कर रहा है, इंडियन डोमिनेंस।
और डोमिनेंस के लिए, किसी भी वर्ल्ड पे डोमिनेंस के लिए आपका इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग हमारा जो ट्रेड रूट वगैरह था ये, और इसी रूट से जो है हमें हमारे कंट्री में भी कई सारे कल्चर वापस आए, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रीक कल्चर हमारे कंट्री में आया, ग्रीक कल्चर, ग्रीक, पर्शियन कल्चर, जैसे कि आप देखोगे डोम वगैरह का स्ट्रक्चर ये पर्शियन है ना, डोम बनाना इस तरीके का स्ट्रक्चर, या फिर बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनाना, हाई राइज का मतलब बहुत हाई एलिवेशन वाले, एलिवेशन मतलब छत वगैरह बहुत ऊपर बनाना, तो ये जो है पर्शियन या फिर कह लो जो अफगान वगैरह इन सब एरियाज में जो है ये कल्चर हुआ करता था। सो नो डाउट इंडिया वाज वेल कनेक्टेड थ्रू सी रूट एंड ट्रेड रूट, ये हमने देख लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई पॉइंट जो मिस हो रहा हो? वेरी गुड। बाय द वे इससे भी हम लोग कनेक्टेड थे, इधर से आगे बढ़ते चले जाओ तो ये फिर कनेक्शन मिल ही जाएगा। हम लोग प्रॉपर वे से जापान से कनेक्टेड थे। अगर आप आज के टाइम में देखोगे कल्चर में रिलीजन, जैसे बुद्धिज्म देखोगे तो पूरा आपको लगभग ईस्ट एशिया बुद्धिज्म को ही फॉलो करता है, तो ये भी कहां से जा रहा है? इंडिया से। तो ये शो करता है कि इंडिया का डोमिनेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का पोजीशन क्या था। अब जरा हम लोग अपने जो नेबर्स हैं उनको भी समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज को भी समझ लेते हैं कि हमारा साइज और लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्लियर हो जाएगा। इंडियाज नेबर, नेबर्स, इंडिया के नेबर अगेन मैप बना देते हैं, मैप से ही ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। बाकी ये तो पता ही होना चाहिए कि पहले इंडिया हमारा प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस हुआ करता था। प्रोविंसेस जो है जो अंग्रेजों के कंट्रोल में होता था, प्रिंसली स्टेट्स जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, जो कंट्रोल करते थे। इंडिया इस तरीके से था। इंडिया फिर इंडिपेंडेंट हुआ और फिर सारा कहानी आपको पता ही है। ये पता है हमारा कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन पेनिनसुला का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था। पेनिनसुला का मतलब 3 साइड वाटर लोकेटेड। बे का मतलब होता है 3 साइड लैंड सरफेस। थोड़ा सा बेसिक क्लियर भी करते चलते हैं बेसिक कंसेप्ट। यहां पे है आपका स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ना स्ट्रेट किसको बोलते हैं? स्ट्रेट वो नैरो पास होता है, वो नैरो वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी जो कनेक्ट करता है 2 बिग वाटर बॉडीज। जैसे इधर बे ऑफ बंगाल और कनेक्ट कर रहा है ये इंडियन ओशन, तो इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ये आपका श्रीलंका है, पहला हमारा जो पड़ोसी है ना। दूसरा, बे को थोड़ा सा नैरो कर दो तो उसको बोलते हैं गल्फ। यहां पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि एक तरह से सेपरेट करने में मदद कर रहा है इंडिया और श्रीलंका को, और फिर वहां पे जो है अच्छा खासा रिसोर्स भी है, गल्फ ऑफ मन्नार। इसके अलावा हम लोग ओशियन में ही अगर देखें तो हमारा लक्षद्वीप, और इसके नीचे आप चलते चले जाओगे आपको यहां मिल जाएगा मालदीव्स। ये भी हमारा क्या है, एक तरह से पड़ोसी है, हमारा इंपॉर्टेंट पड़ोसी है हमारा। ठीक है, कहां पे है? इंडियन ओशन में। गुड, कुछ कंसेप्ट भी हम लोग समझ ली। अच्छा, ये स्ट्रेट का एक अपोजिट होता है इस्थमस। ये क्या करता है? सेम बस अंतर ये देता है, नैरो लैंड सरफेस जो बिग लैंड सरफेस को कनेक्ट करता है। लैंड सरफेस को
आज के टाइम में ये ज्यादा मिलेगा नहीं, सरफेस को कनेक्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर क्या हुआ है ना कि लैंड सरफेस को काट के वहां पे कैनाल बना दिया गया। जैसे पनामा कैनाल है, तो पहले पनामा इस्थमस था जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने का काम करता था। अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको समझ में आए, ये जो पोर्शन था ये इस्थमस था पनामा, इसको कट करके कैनाल बना दिया, दैट इज द रीजन यहाँ पे पनामा कैनाल है। खैर, हम लोग आ जाते हैं अपने अदर पड़ोसी के बारे में। तो यहां पे है हमारा पाकिस्तान, हमारा मतलब कल को तो ले ही लेंगे बट उसका नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, पाकिस्तान अभी के टाइम में। इसके बाद पड़ोसियों में आपको मिल जाएगा चाइना, यहां पर कनेक्ट होता है अफगानिस्तान से, ये वाला जो लैंड सरफेस है कनेक्ट होता है हमारा, तो कहने का मतलब ये कि हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान से भी कनेक्ट होता है हमारा लैंड सरफेस। गिलगित बाल्टिस्तान में हमारा, इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर, यहां से कनेक्टेड है। ये चाइना हो गया, यहां पे नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, यहां पे भूटान हो गया, भूटान, यहां म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश है ना। इस तरह से हमारे मेजर पड़ोसी हैं। तो आप कुछ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, मतलब अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो, आई मीन होमवर्क करो, तो पहला चीज ये कि हमारे कंट्री के अंदर स्टेट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से यूटीज हैं। पहला चीज, कौन हमारा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, कौन सा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट्स कौन सा है, कौन से हमारे कुछ लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब ये है कि वो स्टेट जो कहीं, जैसे जो ना तो इधर किसी बाउंड्री से कनेक्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया के, रेदर वो किसी और दूसरे स्टेट से ही कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। म्यांमार से कौन कौन सी स्टेट हमारे कनेक्टेड है, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा हमारे कंट्री का स्टेट जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहां पे तो मान लो सिर्फ ये कौन सा स्टेट है, जैसे कि मान लो ये शायद मिजोरम है, आपको ये चीज पता करना है, ये क्या है, ये क्या है, ये आई मीन चाइना से कौन कौन से स्टेट कनेक्ट कर रहे हैं, चाइना से कौन कौन से स्टेट कनेक्ट कर रहे हैं, नेपाल से कौन कौन सा स्टेट कनेक्ट कर रहा है ना, ये हमारा सिक्किम है। भूटान से कौन कौन से स्टेट कनेक्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। छोटे मोटे मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे कि 1869 है ईयर सुएज कैनाल वाला, नॉट 89, आई डिड मिस्टेक। तो ऐसे ही मिस्टेक हो जाते हैं, अगर मैं फिगर आउट कर लेता हूं तो ठीक है, ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, उसको आपको करेक्ट करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगेगा कि नहीं समझ में आता हो तो फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक ही वीडियो सफिशिएंट था। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।